Hello, am I audible to everyone? Good evening to all of you. तो रियल एनालिसिस में अपना पॉइंट सेट टोपोलॉजी हो चुका है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बाकी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या बाकी एग्जाम से, लेकिन सेट में इसका रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेट में मैं एक क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। वो स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन रहते हैं उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन सीक्वेंस का आता है। बाकी दो क्वेश्चन भी मतलब जो नया पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको सीक्वेंस का देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है कि बीच में आपको एक क्वेश्चन डाल दें, बाकी एक ही क्वेश्चन आपको सीक्वेंस का देखने को मिलता है। तो मतलब जैसे नेट में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज को फोकस करते हैं, वैसे सेट में ऐसा नहीं होता। सीक्वेंस का जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल डेफिनेशन पे होगा या तो डायरेक्ट रिजल्ट पे होगा। इतने डिटेल में कभी भी सीक्वेंस का क्वेश्चन सेट के एग्जाम में नहीं पूछते। तो पहले खाली बेसिक डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रीवियस ईयर पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें अपने को एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लिमिट सुपेरियर और लिमिट इंफेरियर। ये अगर सीक्वेंस में कोई एक क्वेश्चन आता है मिडल में, तो या तो वो लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफेरियर का होगा, इसके क्वेश्चन पूछते हैं। और इसके लिए भी अपने को इसको पूरा डेफिनेशन नहीं भी पता होगा, जस्ट अपने को लिमिट निकालने आना चाहिए। तो उस लिमिट का लोअर लिमिट को लिमिट इंफेरियर और अपर लिमिट को लिमिट सुपेरियर, बस इतना ही पता होगा तब भी क्वेश्चन हो जाता है। तो हम लोग लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफेरियर क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है वो, और सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा उसका डेफिनेशन और इन टर्म्स ऑफ लिमिट पॉइंट, और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिनका यूज करके हम लोग क्लेम कर पाते हैं कि सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगा, और सीक्वेंस के बिहेवियर क्या क्या हो सकते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस का हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस जस्ट एक फंक्शन है। जैसे कि अगर मैं फंक्शन डिफाइन करूं तो जिसका डोमेन हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, या फिर नेचुरल नंबर बोलो, या फिर कोई भी ऐसा सेट जिसको काउंट किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट लूंगा तब भी चलेगा। तो नेचुरल नंबर क्या है, एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। जस्ट अपने को क्या करना है कि यहाँ पे जो इसका इमेज आएगा, ये चाहे जो भी हो, बट सेट का डोमेन क्या होना चाहिए हमेशा, सीक्वेंस, सॉरी नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर या फिर ये कोई भी एक जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा ना उसको मैं नंबरिंग दे सकूं। जैसे यहाँ पे ये 1 2 3, अब ये 1 की जो इमेज होगी उसको मैं बोलूंगा A1, जो 2 का इमेज होगा उसको बोलेंगे A2, 3 का जो इमेज होगा A3। मतलब इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 2, इमेज ऑफ 3। तो 1 की इमेज को A1 बोल देंगे, 2 के इमेज को A2 बोल देंगे, 3 के इमेज को A3। तो ऐसे ही हम लोग एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, A1 A2 A3, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। और ये जो A1 A2 A3 आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस। तो हम लोग एक सेट डिफाइन करेंगे जिसमें इसके सारे रेंज, अब रेंज में क्या करेंगे, वो एक सेट है तो इसमें जितने भी इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे A1 A2 ये सारे रखेंगे, इसको बोलते हैं सीक्वेंस का रेंज सेट। अब सीक्वेंस बाउंडेड होगा, ये डिपेंड करता है कि इसका रेंज सेट बाउंडेड है या नहीं। तो रेंज सेट क्या होगा कि सीक्वेंस के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगे उनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस का रेंज सेट। यहां तक क्लियर है सबको। तो सीक्वेंस जस्ट क्या है, एक फंक्शन है जिसका इनपुट हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, ताकि उस सीक्वेंस का जो मतलब जो इमेज आएगा उसको मैं नंबरिंग दे सकता हूं। अब यहाँ पे ये सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर इमेज मेरा नेचुरल नंबर के सबसेट है तो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर होगा। अगर ये सबसेट सपोज रैशनल नंबर का है तो बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर। अगर ये रियल नंबर का है तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होगा। अगर ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये फंक्शन है तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अगर ये सेट होगा तो उसको सीक्वेंस ऑफ सेट बोलेंगे।
तो सीक्वेंस मतलब सिर्फ डोमेन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अब वो सीक्वेंस किस चीज का सीक्वेंस है वो डिपेंड करता है उसकी इमेज पे, किसकी इमेज किसके सबसेट उठा रहा हूँ। अगर वो नेचुरल का है तो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो जैसे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होगा सेम ऐसे सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। तो अगर ये सारे सबसेट किसके हो जाएंगे, रियल नंबर के, तो हम लोग इसको बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर तक। और जो इसके इमेज होंगे f1 इसको बोलेंगे a1, जो इसका इमेज 2 का इमेज होगा इसको a2, 3 के इमेज को a3, ऐसे कंटिन्यू सॉल्व अप टू चलते जाएगा। इसका मतलब सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस का सेकंड टर्म, सीक्वेंस का थर्ड टर्म। यहां तक क्लियर है सबको। सीक्वेंस के डेफिनेशन में कुछ डाउट है किसी को? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस का बिहेवियर चेक करेंगे। मुझे एक सीक्वेंस दिया गया, मैं क्या करूंगा, इसका रेंज सेट बनाऊंगा जिसमें उसके जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ कांस्टेंट सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस में क्या होंगे, सारे जो इसके सीक्वेंस के टर्म्स आएंगे वो कैसे रहेंगे, 1 1 1। तो रेंज सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, अगर मैं सीक्वेंस का रेंज सेट बनाऊं तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। ऐसे ही मैं अगर एक सीक्वेंस ले लूं -1n, तो सीक्वेंस के टर्म्स कैसे होंगे, पहले ये 1 पुट करेंगे तो -1 1 -1 1 -1, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। अगर मैं इसका रेंज सेट बनाऊंगा तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, एक तो -1 और 1, क्योंकि रेंज सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड बताना है तो सीक्वेंस का रेंज सेट बाउंडेड होना चाहिए। अब ये रेंज सेट फाइनाइट आ रहा है तो इसका मतलब सीक्वेंस बाउंडेड, ये रेंज सेट भी फाइनाइट है इसका मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड है। तो कोई भी सीक्वेंस को बाउंडेड चेक करना है तो हम लोग उस सीक्वेंस का क्या निकालेंगे, रेंज सेट निकालेंगे, और उस रेंज सेट का बाउंडेड अपने को चेक करने आता है। सेट का बाउंडेड मतलब उसके लिए एक अपर बाउंड होना चाहिए, लोअर बाउंड। अपर बाउंड मतलब सीक्वेंस का हर टर्म उस नंबर से स्मॉल होना चाहिए, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका अपर बाउंड। अगर सीक्वेंस का हर टर्म किसी नंबर से ग्रेटर है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। और किसी भी सीक्वेंस के लिए ऐसा अगर दो नंबर अल्फा और बीटा मिल गया जिसके बीच में सीक्वेंस के सारे टर्म आ रहे हैं और एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस मेरा बाउंडेड है। क्लियर है सबको, ये सीक्वेंस का हर टर्म किसी दो नंबर के बीच में आना चाहिए। तो सेम वैसे ही डेफिनेशन हो जाएगा जैसे सेट में था। सेट में क्या था, सेट के हर टर्म सीक्वेंस, सेट का हर टर्म किसी दो वैल्यू के बीच में आना चाहिए। अगर सिर्फ बीटा से छोटा है लेकिन अल्फा नहीं मिल रहा है तो सीक्वेंस अपर बाउंड है बट लोअर बाउंड नहीं है। मान लो अल्फा मिल रहा है बीटा नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है बट बाउंडेड अबो नहीं। अगर दोनों नहीं मिल रहा है तो सीक्वेंस नाइदर बाउंडेड अबो नाइदर बाउंडेड बिलो। ये क्लियर है सबको। तो किसी भी सीक्वेंस का बाउंडेड चेक करना है तो सिंपल उसका रेंज सेट निकालो, और उस रेंज सेट का वो अगर बाउंडेड है तो हम लोग बोलेंगे हमारा सीक्वेंस बाउंडेड है। अगर रेंज सेट अनबाउंडेड है तो सीक्वेंस भी क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। यहां तक क्लियर है सबको, सीक्वेंस का बाउंडेड अनबाउंडेड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। यहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब इसमें दो चीजें आती है, या तो मेरा सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या तो सीक्वेंस मेरा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। सीक्वेंस मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब होगा, जब सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म हर एक n के लिए उसके प्रीवियस टर्म से ग्रेटर होगा। मतलब क्या होगा इसका, कि जब मैं n के प्लेस पे 1 पुट करूंगा तो a2 ग्रेटर देन a1 होना चाहिए, a3 ग्रेटर देन a2 होना चाहिए, a4 ग्रेटर देन a3 होना चाहिए। मतलब हर नेक्स्ट टर्म उसके प्रीवियस टर्म से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ऐसे ही अगर an+1 इज लेस देन an आ रहा है फॉर एवरी n, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मान लो ऐसा कुछ हो गया कि कुछ फाइनाइट टर्म, मतलब देयर एग्जिस्ट m
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि उस m के बाद सीक्वेंस का हर टर्म an प्लस वन an से ग्रेटर है, या फिर जैसे मान लो am प्लस वन am से ग्रेटर है, am प्लस टू am प्लस वन से ग्रेटर है, तो हम लोग उसको बोलते हैं इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ऐसे ही अगर कुछ फाइनाइट टर्म के बाद सीक्वेंस का जो सारे टर्म्स है वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे कि वो इवेंचुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहां तक क्लियर है सबको? मोनोटोनिक सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस का हर नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। ऐसे सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म से अगर धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहीं से एक सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, ठीक है। और इसी का यूज करके हम लोग ये भी आगे चल के प्रूव करते हैं कि कोई भी सीक्वेंस हो उसके पास हमेशा मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है, सिर्फ मोनोटोनिक। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि क्या उसके पास मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होंगे, तो भी हम लोग बोलेंगे इनकरेक्ट है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, लेकिन हर सीक्वेंस के पास मोनोटोनिक सीक्वेंस तो होता है, मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस कैसा है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, क्योंकि हम लोग ने क्या कहा था कि हर एक टर्म अपने प्रीवियस टर्म से या तो ग्रेटर या तो इक्वल होना चाहिए। अब कोई कांस्टेंट सीक्वेंस है तो उसका हर एक नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म के इक्वल आ रहा है, भले लेस देन नहीं आ रहा, लेकिन अगर इक्वल आएगा तब भी चलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस। ये एक लौता ओनली सीक्वेंस विच इज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये क्लियर है सबको? तो कांस्टेंट सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है। अब इसी में अगर मैं इसको मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली बोल दूं कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस किसको बोलते हैं, तो इसका ऐसा कोई सिंबल तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे यूज कर दूं कि ऐसा सीक्वेंस जो मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन होना चाहिए और ए एन प्लस वन लेस देन ए एन होना चाहिए। हर एक नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल नहीं चलेगा, हमेशा ग्रेटर होगा, तो इसको बोलेंगे मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ऐसे ही अगर हर एक नेक्स्ट टर्म उसके प्रीवियस टर्म से स्मॉल हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो कांस्टेंट सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस तो है, बट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नाइदर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और नाइदर स्ट्रिक्टली नॉर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यहां तक क्लियर है सबको? तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक और सिंपल मोनोटोनिक में। अगर कुछ भी ये नहीं यूज किया है तो हमेशा मान के चलना है लेस देन और इक्वल का आता है, वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक या डिक्रीजिंग नहीं होगा। हाँ, अगर स्ट्रिक्टली लिखा है तभी कहना है कि वो ग्रेटर देन या लेस देन की बात कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है सबको? सीक्वेंस बाउंडेड और मोनोटोनिक। क्या होगा? अच्छा, तो अब नेक्स्ट आता है, एक तो हो गया अपने पास सीक्वेंस बाउंडेड अनबाउंडेड। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो सीक्वेंस में डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब बोलेंगे। तो बचपन में अपने को सिखाया था कि अगर कोई सीक्वेंस किसी एल पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जब एन की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो सीक्वेंस की वैल्यू एल को अप्रोच करेगी। ये इस तरीके से लिखते हैं। बट जब हम लोग बीएससी में आए तो अपने को क्या कहा गया कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। तो ये दो डेफिनेशन है। जब भी मैं ये कहता हूं कि an मेरा किसी l पे जाके कन्वर्ज कर रहा है, l कन्वर्जेस टू an कन्वर्जेस टू l,
इसका मतलब क्या होगा कि an की लिमिटिंग वैल्यू l, और इसी को अगर मैं एप्सिलॉन के फॉर्म में बोलूं तो फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन और एवरी n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। तो ये डेफिनेशन सबको पता होगा इन टर्म्स ऑफ लिमिट और इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, ये डेफिनेशन में किसी को डाउट है? सबको पता होगा ये लिमिटिंग के टर्म्स में और ये एप्सिलॉन के टर्म्स में। हाँ, तो अब ये एप्सिलॉन डेल्टा होता क्या है? यहाँ जो हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा कॉन्टिन्यूटी में यूज करते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन और एम। तो जब भी मैं ये कहता हूं कि कोई सीक्वेंस मेरा एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हम लोग इसको ये नहीं बोलेंगे, अगर किसी ने सपोज अगर वो इंटरव्यू में गए या फिर कहीं पे भी हमको किसी ने पूछा कि कोई सीक्वेंस एल पे जा रहा है, तो हम लोग सीधे सीधे ये नहीं कहेंगे कि इसलिए कि जब इसको लिमिट ए एन अप्लाई करेंगे तो एल आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल कि 1/n मैं बोल रहा हूं ये 0 पे कन्वर्ट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये इसलिए क्योंकि जब हम लोग इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आता है। बट ये प्रूफ नहीं हुआ, ये जस्ट इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। मुझे पता था कि 1/n की लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रही है, बट अगर इसको प्रूफ करना है तो हम लोग ये टेक्निक का यूज करके प्रूफ नहीं करते, हम लोग इसको एक्चुअल में प्रूफ करेंगे तो हम लोग एप्सिलॉन के टर्म्स में बोलते हैं। और एप्सिलॉन एक ऐसा है जो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछता, वो ये नहीं बोलेगा कि an की वैल्यू मतलब an l के पास जा रहा है, वो जस्ट ये कहेगा कि वो एक एप्सिलॉन देगा अपने को और बोलेगा कि an और l के बीच का डिस्टेंस इतना कम कर दो कि वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। जैसे मान लो यही सीक्वेंस अगर मैं किसी के पास लेके गया 1/n और मैं ये कहना चाहता हूँ ये 0 पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, तो अगर ये an 0 पे कन्वर्ज हो रहा है तो हम लोग ने डेफिनेशन क्या दिया था कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। अब इसका मीनिंग क्या है कि जब भी मैं ये बोलूंगा कि मेरा सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करें, तब क्या बोलेंगे, एक मुझे एप्सिलॉन दिया जाएगा, कोई भी एप्सिलॉन, फॉर ऑल को छोड़ के मैं यहाँ पे फॉर एनी भी लिख सकता हूँ कि कोई भी फॉर एनी एप्सिलॉन दिया जाएगा। अब जैसे ही मुझे एप्सिलॉन मिलेगा मैं उसके लिए एक m ढूंढ के लेके जाऊंगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये कौन सा कंडीशन है कि xn और इस l के बीच का डिस्टेंस जो मुझे एप्सिलॉन दिया गया उससे छोटा करना है। इसी को हम लोग और एक टर्म्स में बोलेंगे, पहले तो हम लोग डिस्टेंस के टर्म्स में बोलते हैं, उसके बाद हम लोग लिमिट पॉइंट के टर्म्स में देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं l मतलब एप्सिलॉन नेबरहुड का एप्सिलॉन डिस्टेंस का एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा और सीक्वेंस के सारे टर्म्स उस नेबरहुड के अंदर आना चाहिए, वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले डिस्टेंस के टर्म्स में देखते हैं। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि मेरा सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ट कर रहा है, तो फिर अब मैं बोलूंगा ठीक है, एक काम करो कि एप्सिलॉन दे रहा हूं सपोज 0.2। अब अगर एप्सिलॉन 0.2 है तो अब मेरा काम क्या होगा कि मैं एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढूंगा सच दैट कि सीक्वेंस का हर टर्म का डिस्टेंस इस 0 से किससे लेस देन आना चाहिए, एप्सिलॉन से लेस देन होना चाहिए। मतलब किससे लेस देन होना चाहिए, 0.2 से। इसका मतलब क्या है कि xn की वैल्यू क्या है, 1/n की वैल्यू किससे लेस देन होना चाहिए, 0.2 से होना चाहिए। दैट इज 1/n इज लेस देन 0.2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1/0.2 होना चाहिए। अब 1/0.2 का मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको सपोज 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, m से होनी चाहिए। तो एक काम करता हूं, मैं m को क्या सिलेक्ट कर देता हूं, 5। तो जैसे ही m को मैं सिलेक्ट करूंगा 5, अब 5 के बाद सीक्वेंस का कोई भी टर्म ले लो, उस टर्म और 0 के बीच का डिस्टेंस किससे लेस देन हो जाएगा, 0.2 से लेस देन हो जाएगा।
ऐसे ही अगर मुझे 0.1 देते तो मैं उसके लिए एक m ढूंढता, ये सपोज वो 10 आ जाता, मतलब 10 के बाद अगर कोई भी टर्म लूंगा तो उस टर्म के बीच का और जीरो के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.1 से लेस देन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? तो ये होता है एप्सिलॉन के टर्म्स में। ये एक गेम है कि अगर किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्ट, मैं बोल रहा हूँ किसी एल पे कन्वर्ट कर रहा है, तो जस्ट मुझे एक एप्सिलॉन दिया जाएगा। वो कभी नहीं पूछेंगे कि इसके लिमिटिंग वैल्यू क्या है, वो जस्ट बोलेंगे ठीक है एक एप्सिलॉन दे रहा हूँ, मुझे उसके लिए एक एम ढूंढ के लाना है जो इस एप्सिलॉन के लिए वर्क करना चाहिए। अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए मेरे पास एक एम है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है। मान लो अगर एक भी एप्सिलॉन ऐसा मिल गया सच दैट जिसके लिए मैं कोई भी एप्सिलॉन ले लूं वो ये वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब हर एक एप्सिलॉन सॉरी हर एक एम के लिए xn माइनस जीरो ग्रेटर देन जीरो पॉइंट सॉरी एप्सिलॉन आ रहा है, तब हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस मेरा इस एल पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है। कब? जब एक भी एप्सिलॉन मिल गया ना जिसके लिए कोई भी एम वर्क नहीं कर रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि मेरा सीक्वेंस उस पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रहा। ये क्लियर हुआ सबको? हेलो, यहां तक क्लियर है सबको? एप्सिलॉन एम, अगर इसी को मैं रियल लाइन पे प्लॉट करके बताऊं तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जीरो है और यहां से एक सीक्वेंस आ रहा है 1/n। a1 की वैल्यू क्या है अपने पास 1, a2 क्या है 1/2, a3 की वैल्यू क्या है 1/3, a4 क्या है 1/4, a5 की वैल्यू क्या है ऐसे अपने पास 1/5। तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सीक्वेंस धीरे धीरे है वो किसके पास जा रहा है, जीरो के पास। मतलब ये सीक्वेंस धीरे धीरे जीरो के पास अप्रोच कर रहा है। अब अगर इस चीज को मुझे प्रूव करना है तो फिर क्या बोलेंगे, एक काम कर रहा हूं, मुझे एक एप्सिलॉन दिया गया है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि सीक्वेंस के कितने फाइनाइट टर्म के बाद, मतलब ऐसे कौन से फाइनाइट टर्म्स होंगे जिसके बाद सीक्वेंस के हर एक टर्म का डिस्टेंस इस एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो जैसे मुझे एप्सिलॉन क्या दिया गया था यहाँ पे 0.2, तो मैं क्या करूंगा जीरो के अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा, तो ये कहां तक आएगा 0.2 तक माइनस 0.2 तक। अब मैंने क्या कहा था कि m के बाद अगर मैं कोई भी m इज इक्वल टू 5, तो m इज इक्वल टू 5 मतलब 1/2 1/3 1/4 1/5, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 1/6। अब 1/6 और जीरो के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1/6, और 1/6 की वैल्यू क्या होती है 0.17। तो क्या 0.17 का डिस्टेंस 0.2 से कम है? अब इसके बाद मैं कोई भी टर्म लूंगा 1/7 लूंगा तो इसका डिस्टेंस तो और कम हो जाएगा 0.14 समथिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.14 का डिस्टेंस भी किससे कम है 0.2 से। ऐसे में अगर 1/8 लूंगा तो 0.125 आएगा, ये भी डिस्टेंस से कम है। इसके बाद अगर मैं 9 ले रहा हूँ तो 0.11 आएगा, ये भी डिस्टेंस कम है। 10 लेंगे तो 0.1 आएगा, वो भी डिस्टेंस कम है। 11 लेंगे तो 0.09, वो भी कम आ रहा है। तो इसका मतलब इस m के बाद m इज इक्वल टू 5 के बाद अगर मैं कोई भी n ले रहा हूं तो जीरो और उस टर्म के बीच का डिस्टेंस इस एप्सिलॉन से कम होगा। मतलब इस m के लिए मुझे m क्या मिला 5, लेकिन अगर मैं एप्सिलॉन को 0.01 लूंगा तो इसके लिए m क्या मिलेगा मुझे, अब कितने स्टेज के बाद, मतलब कितने टर्म के बाद सीक्वेंस का कोई भी टर्म लूं तो जीरो और उस टर्म के बीच का डिस्टेंस किससे कम होना चाहिए 0.001 से, 0.01 से। बोलो इसके लिए m क्या मिलेगा अपने को, हम लोग फिर से फॉर्मूले में आएंगे ना, 1/n लेस देन आना चाहिए 0.01 से, ठीक है। तो इसका मतलब 1/0.01 ये n आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ऊपर क्या आ जाएगा 100।
तो इसका मतलब m को मैं क्या ले लूंगा, 100। 100 पे ही वर्क करेगा ना। 100 से ग्रेटर देन, अगर मैं इक्वल टू लूंगा तो यहाँ पे इसको एक ज्यादा लेना पड़ता है, ठीक है। अगर ये लेंगे तो यहाँ पे इसको 101, तो वो 1 ऐड कर देते हैं इसमें। अगर ग्रेटर देन लेंगे तो फिर 100 भी काम कर जाता है। क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? मतलब एप्सिलॉन जितना पास में जाएगा उतने मेरे सीक्वेंस के टर्म्स बढ़ते जाएंगे। तो मतलब मुझे एक एप्सिलॉन दो, अगर ऐसे हर एक एप्सिलॉन के लिए मेरे पास m है, तो क्या मैं हर बार ऐसे फाइंड आउट करूंगा? नहीं, मैं एक काम करूंगा, एक फॉर्मूला बना के दे दूंगा कि बार बार m ढूंढने से अच्छा है कि जब मुझे ये मिल ही रहा है कि 1/m लेस देन एप्सिलॉन बनाना है, तो इसका मतलब 1/एप्सिलॉन, तो इस m को मैं क्या सिलेक्ट कर लूंगा, m इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन का सीलिंग फंक्शन और +1 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया। ये सीलिंग फंक्शन मतलब 0.1 का सीलिंग फंक्शन क्या होगा? बोलो, 0.1 की वैल्यू क्या होगी? 0.1 की वैल्यू 1। तो सीलिंग फंक्शन में क्या करते हैं, हमेशा वैल्यू उससे ग्रेटर इंटीजर लेते हैं, और ऐसे ही जब फ्लोर फंक्शन होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लेस देन। अगर फ्लोर फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 0.1 की वैल्यू क्या होती है, उससे स्मॉलेस्ट जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। फ्लोर फंक्शन मतलब उस नंबर से ग्रेटर सबसे लोवेस्ट इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इससे इस नंबर से स्मॉलेस्ट जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। क्लियर है ये? फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन मतलब हमेशा ग्रेटर वाला लेते हैं, फ्लोर फंक्शन हमेशा स्मॉलेस्ट लेते हैं, उससे कम लेते हैं। तो कोई भी एप्सिलॉन होगा उसका 1 अपॉन सीलिंग फंक्शन का 1/एप्सिलॉन का सीलिंग वैल्यू ले लो और उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दो, तो ये एक मेरे पास फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे ही अगर किसी भी एप्सिलॉन के लिए अगर मुझे मेरे पास एक m मिल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ट कर रहा है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया सबको एप्सिलॉन वाला? इसमें किसी को डाउट है डेफिनेशन में कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। ये डेफिनेशन क्लियर है सबको? यहां तक किसी को डाउट है? हाँ, अब इसका और एक डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ लिमिट, उसके पहले हम लोग लिमिट पॉइंट समझ लेते हैं। हम लोग ने रियल नंबर के अंदर पॉइंट सेट टोपोलॉजी में एक्यूमुलेशन पॉइंट पढ़ा था, जिसी को हम लोग लिमिट पॉइंट बोलते हैं, कि किसी भी रियल नंबर को किसी सेट का लिमिट पॉइंट बोलना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एल के अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करते हैं, और इसमें इस सेट के कितने मेंबर आने चाहिए, इनफाइनाइट मेंबर आने चाहिए। किसी भी रियल नंबर को किसी सेट का लिमिट पॉइंट बोलना है, तो उसके अराउंड कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो, मतलब एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, एक बॉक्स बनाते हैं जो कि एक बॉक्स है जिसमें एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, और इस बॉक्स के अंदर जो सेट के पॉइंट होंगे वो कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लिमिट पॉइंट, कि जिसके अराउंड कोई भी एप्सिलॉन डिस्टेंस का नेबरहुड ड्रॉ करूं, तो सेट के इनफाइनाइट मेंबर उस नेबरहुड के अंदर आ जाते हैं, मतलब उस बॉक्स के अंदर सेट के कितने मेंबर होने चाहिए, इनफाइनाइट मेंबर होने चाहिए। एक तो ये डेफिनेशन देखा था हम लोग ने एक्यूमुलेशन पॉइंट का, तो ये तो क्लियर है सबको, लिमिट सेट के अंदर लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन। हम्म सेट के अंदर लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्लियर था सबको? हाँ, अब सीक्वेंस के अंदर दो चीजें होती है, इसका रेंज सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इसका रेंज सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो रेंज सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है, रेंज सेट फाइनाइट भी हो सकता है।
अगर रेंज सेट इनफाइनाइट है तब तो हम लोग इसके अंदर लिमिट पॉइंट की बात कर सकते हैं, लेकिन रेंज सेट अगर फाइनाइट है तो क्या लिमिट पॉइंट की बात कर सकते हैं हम लोग सेट के अंदर? इसके पास लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं ऐसा तो नहीं बोल सकते। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं, बट हाँ इनफाइनाइट सेट है तो उसमें हम लोग लिमिट की बात कर सकते हैं। क्या फाइनाइट सेट के अंदर लिमिट पॉइंट होगा? सेट की बात करेंगे, सीक्वेंस की बात नहीं करेंगे हम लोग। नहीं, तो सेट के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि फाइनाइट, जब हम लोग लिमिट पॉइंट की बात करते हैं तो किसी पॉइंट को अगर लिमिट पॉइंट बनना है तो सेट के कितने मेंबर होने चाहिए? इनफाइनाइट। लेकिन अगर रेंज सेट के पास खुद ही फाइनाइट एलिमेंट है तो ये मतलब कोई भी पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट तो नहीं बन सकता। मतलब इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या आएगा? एम्प्टी। बट सीक्वेंस के अंदर ये डेफिनेशन नहीं होता। सीक्वेंस के अंदर अगर उसका रेंज सेट इनफाइनाइट है तो इसका जो एसीपी होगा, मतलब जो इसके एक्यूमुलेशन पॉइंट या जो इसका लिमिट पॉइंट होगा, वो किसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा? सीक्वेंस का। ठीक है, जैसे 1/n इसका रेंज सेट निकालेंगे तो कितने मेंबर होंगे रेंज सेट के अंदर? इनफाइनाइट। और इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? 0। तो ये इसके रेंज सेट का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट हो गया। लेकिन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नीड नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट। तो रेंज सेट अगर इनफाइनाइट है तो इसका लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है। ये यहां तक क्लियर है सबको? हेलो? क्योंकि सेट में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, अब थोड़ा सीक्वेंस में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ठीक है, अब रेंज सेट को भूल जाते हैं, अब सीक्वेंस पे बात करते हैं। A1 A2 इसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इनफाइनाइट है। और जब मैं इसका रेंज सेट निकाल रहा हूं उसके पास मान लो कुछ फाइनाइट टर्म्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास अगर इनफाइनाइट है और इसके रेंज सेट में सिर्फ फाइनाइट टर्म है तो बाकी के टर्म क्या हो रहे होंगे? रिपीट हो रहे होंगे ना। और कितने टाइम रिपीट हो रहे होंगे? इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। तो जितने भी टर्म्स, मतलब जो भी सेम टर्म्स जो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, वो सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे? लिमिट पॉइंट हो जाएंगे सीक्वेंस के। तो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट का दो डेफिनेशन, या तो उसके रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होना चाहिए, लेकिन उसके रेंज सेट के लिमिट पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है कि सेट को कम से कम इनफाइनाइट मेंबर होने चाहिए। लेकिन अगर रेंज सेट मेरा फाइनाइट है तो उसके पास जो भी टर्म इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है तो उस टर्म को भी हम लोग क्या बोलेंगे कि वो भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। ये क्लियर हो गया? तो किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे? या तो वो सीक्वेंस के रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होना चाहिए, या फिर सीक्वेंस में वो नंबर कितने टाइम रिपीट होना चाहिए? इनफाइनाइट टाइम रिपीट होना चाहिए। क्लियर है सबको? ये लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, या तो वो पॉइंट इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो या तो उसके रेंज सेट का लिमिट पॉइंट हो। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल -1n, इसके रेंज सेट में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सीक्वेंस में वही दो टर्म बार बार रिपीट हो रहे हैं, -1 1 -1 1 -1 1। तो ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे? इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। कौन कौन से? इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे? अगर लिमिट पॉइंट का सेट बनाऊं, एक -1 और 1। क्यों? क्योंकि ये दो टर्म इसके पास कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं? इनफाइनाइट टर्म। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी सीक्वेंस के अंदर सिर्फ फाइनाइट टर्म्स है, ठीक है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म डिस्टिंक्ट है, तो क्या सारे के सारे पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे? जैसे -1n के पास सिर्फ 2 एलिमेंट है ना, तो इसके रेंज सेट के पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो फाइनाइट एलिमेंट है, तो दोनों ही पॉइंट क्या हो गए? उसके लिमिट पॉइंट हो गए।
तो ऐसे किसी सीक्वेंस के रेंज सेट में अगर सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो क्या वो सारे के सारे पॉइंट सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट होंगे? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? जैसे ये सीक्वेंस के पास अगर इसका रेंज सेट निकाल रहा हूं मैं, कितने पॉइंट आए? सिर्फ 2 पॉइंट आए, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है ना, तो ये दोनों ही पॉइंट क्या हो गए? सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट हो गए। तो ऐसा इन जनरल कोई भी सीक्वेंस लो, मैंने उसका रेंज सेट बनाया और इसके रेंज सेट में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो क्या ये सारे के सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे सीक्वेंस के? यस या नो? किसी सीक्वेंस के रेंज सेट में अगर सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे सीक्वेंस के? अगर नहीं होंगे तो काउंटर एग्जांपल करो। नहीं नहीं, 1/n के रेंज सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते, उसके रेंज सेट में सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होने चाहिए। बोलो किसको लगता है यस, किसको लगता है नो? हम्म, होगा पक्का? इसके रेंज सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? हम्म, तो ऐसा सीक्वेंस बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस तो है नहीं है, कोई दिक्कत है इसमें? सीक्वेंस है नहीं है, यही सीक्वेंस बनेगा। कितने टर्म आ रहे हैं इसमें? 0, 1 और -1। सेट में कितने एलिमेंट है? 3। फाइनाइट है, क्या सारे एलिमेंट इसके लिमिट पॉइंट है? लिमिट पॉइंट कौन है इसमें से? सिर्फ 1 और -1 है। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे तो नहीं होगा, जरूरी नहीं है ना, 0 भी इसके रेंज सेट में है। तो एक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात करता है ये,